हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का आप लोग के डिमांड के लिए हमने एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत किया दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि अचानक से सर चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने कुछ वीडियोस डिलीट किए थे एंड कुछ वीडियोस डिलीट भी हो गए थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट से लेके ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स हमने बनाए थे, बीच के कुछ वीडियोस चले गए थे, गायब हो गए थे। तो इसके लिए भरपाई करने के लिए हम वापस से आपके लिए जो पहले के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस थे वो जो नहीं मिल रहे थे आप लोग को, उसके लिए हम दोबारा से वीडियो बना रहे, ताकि जिन लोगों को ये चैप्टर्स अभी भी है आपके एग्जाम में, या फिर आप वापस से पढ़ना चाह रहे हैं, उसको कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज जो वहां पे आपको गेन नहीं हुआ था, यहां पे इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड पे आपको हर एक चीज समझा के दूंगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, ये आपको टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी लॉस ऑफ मोशन हमने बहुत पहले ही बनाया था, तो वो आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 है। 3 and 4 and 5 आई गेस मिसिंग है, तो वो भी जल्द से जल्द आपको मैं कंप्लीट करा के दे दूंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, आगे आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे। बाकी के 6 चैप्टर के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन से हमने कुछ कंप्लीट किए हुए चैप्टर, तो आप देख सकते हो कंटेंट की कमी नहीं है हमारे इस चैनल पे दोस्तों। आप 9th स्टैंडर्ड की बात करें साइंस की, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे, तो आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। और प्लीज दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो जरूर से वीडियो पूरा देखिएगा और जरूर से इसको शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो प्लीज आप जरूर से देखिएगा, प्यार दीजिएगा अपना, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हमेशा आप लोगों को मैं बोलता हूं दोस्तों, तो प्लीज वो चीज कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और आज के दिन हम बात करने वाले हैं वर्क की। ठीक है, चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे वर्क की। ठीक है, तो वर्क का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि वर्क का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इट इज द एबिलिटी, क्या होता है, एक ऐसा एबिलिटी है टू मेक डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एबिलिटी टू मेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट करवाना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपने पढ़ा भी है स्टार्टिंग में, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एक जगह से दूसरे जगह जब कोई चीज मूव करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, पहले यहां पे रखा हुआ था, अब ये चला गया, यहां पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसने अपना जगह जो है यहां से लेके यहां तक चेंज कर दिया। ठीक है ना, यहां से यहां तक उसने जगह चेंज कर दिया, यानी कि क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और उसको एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके वजह से हो पाता है, बिकॉज ऑफ फोर्स। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स की वजह से होता है, और डिस्प्लेसमेंट एस होता है। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। यानी कि वर्क डन इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये था बेसिक डेफिनेशन, दैट इज डिफाइंड व्हेन ए फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम किसी भी तरीके से जब फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट कर ले, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। उसके ऊपर क्या हुआ है दोस्तों, वर्क डन हुआ है। अब ये जो वर्क होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह गया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उसको करवाने में किसका हाथ था, फोर्स का हाथ था। तो फोर्स हो रहा था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लेकिन वो फोर्स के वजह से हो रहा था। दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि जो वर्क होता है हमारा, वर्क इज नथिंग बट फोर्स जब अप्लाई होता है, लेकिन किस पे अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेन एवर फोर्स गेट्स अप्लाई एन एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन। एंड शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखेंगे, वर्क के लिए हम लोग लिखते हैं W, फोर्स के लिए लिखते हैं हम लोग F, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं S। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू S, यानी कि F इंटू S इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन। ये लेक्चर के एंड में आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा कराऊंगा, जिसमें हम लोग आपको वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाने वाला। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज था कि वर्क क्या होता है, सभी को पता है। वर्क यानी कोई भी काम हो सकता है। अब कोई भी काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए, यानी कि फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट होता है, यानी कि मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही चीज को हम लोग बोलेंगे वर्क डन। क्लियर है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। तो आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, यानी कि ये वर्क का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज नथिंग बट आपका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का ना एक और फंडा होता है। ये फंडा क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये चीज आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन में आप सभी ने दोस्तों खिलौने बहुत सारे खेले होंगे, ठीक है ना। उसमें से एक खिलौना होता है दोस्तों कार, ठीक है ना। कार मतलब छोटा वाला कार, बड़ा वाला कार नहीं ऑब्वियसली। तो एक कार होता है, लेट्स सपोज ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। समझ लो ऐसा कुछ बचपन में आपने खिलौना खेला होगा कार का, ठीक है।
बचपन में सभी लोग कुछ खिलौना खेलते ही है दोस्तों अपने लाइफ में। अब ये कार है, समझ लो, ठीक है। ये कार में मैंने आगे से क्या कर दिया, रस्सी बांधा हुआ है, और एक लड़की है यहाँ पे या फिर एक लड़का है, ठीक है ना, आप ही समझ लो। ये इसको क्या कर रहा है, अपने हाथों से पकड़ के क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है ना। ये खींच रहा है और चल रहा है आगे की तरफ। ये अब उसका रोड है और ये आगे की तरफ चल रहा है। यानी कि जैसे कि मैं अब एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूं आपको कि मैं हाथ में क्या है, रस्सी है, और मैं रस्सी ये सब पकड़ के खींचे खींचे करके आगे ये आगे आगे चल रहा हूं, और ये पीछे पीछे मेरी कार आ रही है, ठीक है। यानी कि छोटी वाली जो खिलौने वाली कार होती है। अब यहां पे आप जब देखोगे तो ये लड़का क्या कर रहा है, लड़का लड़की जो भी इंसान है, यहां पे क्या कर रहा है, एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, खींच रहा है ना। तो खींच रहा है यानी कि वो अपने हाथों से एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये हो गया मेरे लिए एफ, ठीक है, करेक्ट है, फोर्स हो गया, जिसके वजह से ये जो गाड़ी है वो चलेगी, सरकेगी। पहले यहां पे थी, समझ लो, पहले ये गाड़ी यहां पे रही होगी, ठीक है ना, ये गाड़ी जो है पहले यहां पे रही होगी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे चलते चलते वो यहां तक आ गई, मतलब इसने अपना पोजीशन चेंज किया, करेक्ट है। जब ये लड़का चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये लड़का ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि फोर्स जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है वो। तो फोर्स जब खींचेगा तो ये जो गाड़ी है वो एक जगह पे रहेगी क्या, नहीं, वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलेगी, रोड पे चलेगी, ठीक है ना। ये जो रोड रहेगा उसका, ये उसके ऊपर चलेगी, ठीक है, ये रोड है उसका, ये चलेगी। अब ये चलेगी गाड़ी, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फोर्स भी हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस भी हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि ये जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में, समझ लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसके एक एंगल पे लग रहा है, दिख रहा है ये स्ट्रेट फोर्स नहीं लग रहा है। हर बार जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा समझ लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉल इधर से सरक के कहां आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा था, ये वाला जो फोर्स लग रहा था दोस्तों, ये सीधा लग रहा था, हॉरिजॉन्टल लग रहा था। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, आप देख पा रहे हो यहां पे क्लियरली, ये जो फोर्स लग रहा है ये एक एंगल पे लग रहा है, और ये एंगल का नाम मैं रख लेता हूं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। इस तरह से लिखते हैं, आप ओ बना दो, ओ को काट दो, ठीक है, यहां पे ऐसे सीधा ओ बनाओ और यहां पे एक बीच में लाइन खींच दो, ऐसा भी आप बना सकते हो, थीटा। उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं इंग्लिश में, THEA, थीटा। इट इज ए ग्रीक लैंग्वेज, यू कैन से, ग्रीक वर्ड है थीटा, जो कि एंगल, जब भी एंगल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है एक एंगल थीटा बन गया। अब किस तरह होगा, यहां पे मैं उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन था कि एग्जैक्ट में क्या हो रहा है। अब ये एग्जैक्टली में जो हो रहा है उसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम आपको मैं बनाने की कोशिश करूंगा, एंड ये फ्री बॉडी डायग्राम से ही मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा जो वर्क है उसका कैसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ऑलरेडी देखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये देखा ऑलरेडी। वैसे ही वर्क का एक और फॉर्मूला बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, लेट सपोज जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कार था, ये मेरा कार था, एक ऑब्जेक्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब FBD बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम लोग कुछ भी ऐसा बना सकते हैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समझ लो ये मेरा कार है। अब कार को कौन खींच रहा है, एक लड़की खींच रही है। ये क्या हो गया मेरे लिए, फोर्स हो गया, ठीक है, ये मेरा फोर्स हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में क्या हो गया, ये एक एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। मैंने इस तरह बताया था, अब इस तरह बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक तरीके से फोर्स हो गया, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये मेरे लिए एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो फोर्स रहेगा, ये मैं क्या लेता हूं, हॉरिजॉन्टल अगर होता तो ये फोर्स होता, और उसका नाम मैंने F1 रख लिया। लेट सपोज नॉर्मल असली फोर्स कौन सा है, ओरिजिनल फोर्स कौन सा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो लड़की जो है रस्सी से ऊपर की तरफ खींच रही है ना, उसका हाथ ऐसे है ना, तो रस्सी जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि जो फोर्स बनेगा वो एंगल पे बनेगा। लेकिन अगर एंगल नहीं होता तो कैसे फोर्स बनता, ऐसा बनता, जिसको मैंने F1 नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आप देखोगे तो अगर मैं इसको यहां पे क्लोज कर दूंगा तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है दोस्तों। अगर यहां पे मैं क्लोज कर दिया तो ये एक पूरा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूंगा, इन दिस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आप कंसीडर करोगे, ये ट्रायंगल के केस में आपने मैथ्स पढ़ाई होगा दोस्तों, तो मैथ्स में एक कंसेप्ट है कि ये थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये कंसेप्ट है जो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ोगे। आई गेस मैंने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है, अलजेब्रा आई गेस ज्योमेट्री में रहता है ये पार्ट, ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी भी मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूं। आपको याद रखना है कि जब भी थीटा होता है तो थीटा में बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अप्लाई होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो सकते हैं, साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है, ये तीन होते हैं। और इसके अलावा भी कॉट, कॉसेक एंड एक और होता है आपका कौन सा हो गया, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है ना, ये तीन और बचे। तो वो तीन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जब आपका लेक्चर आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आज हम लोग साइन, कॉस और टैन की बात करेंगे। तो साइन जो थीटा होता है ना, वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और टैन का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। लेकिन हमें इस बार क्यों कॉस लेना है, क्योंकि हमें
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए। अब क्यों चाहिए वो मैं रीजन बताऊंगा। तो ध्यान से देखो रीजन क्या है यहाँ पे, ये पहले मैं मिटा दूं, इसका कुछ काम नहीं है अभी फिलहाल में, बस आपको मैं ये समझाने के लिए कर रहा था और उम्मीद करता हूं कि ये आपको दिया हुआ रहेगा। कॉस थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा ना, जब भी इसके ऊपर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल पूछता है तो वो आपको हमेशा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट हमारे लिए क्या है, अगर मैं बात बोलूं दोस्तों, तो एडजेसेंट मेरे लिए क्या है, ये जो एंगल है उसके बाजू में कौन है, ये वाला साइड है, और ये वाले साइड का मेजरमेंट क्या है, F1 है। तो मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, एडजेसेंट की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, F1, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस का मतलब होता है एंगल के अपोजिट में जो होता है, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस का मतलब होता है 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर के अपोजिट में जो होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, F, ठीक है। तो F1 अपॉन F हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F हो जाएगा। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पे आप देखोगे, अब मैं इसको सीधा सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो ये F1 इधर ही रखता हूं, तो F1 विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय cos थीटा हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय cos थीटा हो गया। लेकिन एक चीज हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी वर्क जो होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। करेक्ट है, ये आपको पहले से ही पता है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपको पता है। अब एक चीज आप देखोगे ध्यान से यहां पे, तो आपका F1 जो हो जाएगा वो F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन, मेन जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मेन जो वर्क डन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां पे फोर्स मेरे लिए क्या है, F cos थीटा है, तो मैं ये फोर्स के जगह पे क्या लिखूंगा, F cos थीटा, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू, ये F आगे ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट को भी आगे ले लिया, और cos थीटा को बाद में ले लिया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में बॉक्स में डाल दो, तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये क्यों है, क्योंकि एक तो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का, कि जब भी कोई भी वर्क डन सीधा सीधा हो रहा है, ये याद रखना दोस्तों, ये कंसेप्ट है, 9th में हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इससे भी खतरनाक डेरिवेशन आएंगे 10th 11th में 12th में, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना कि अगर कोई भी वर्क डन हो रहा है सीधा सीधा, जैसे हमने दिखाया था आपको कि बॉल सीधा जा रहा था, फोर्स अगर सीधा है, तो उस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, FS होता है। लेकिन अगर कोई भी वर्क डन एंगल में हो रहा है, फोर्स एंगल में आ रहा है, तो उसमें हम लोग को सेम रहेगा, लेकिन आगे क्या मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा मल्टीप्लाई करना है। और वो कैसे आया ये हमने आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो ये कैसे आता है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस है पूछने का कि ये कैसे आया, पूरा डेरिवेशन बताओ, लेकिन आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि FS और cos थीटा, जब कोई भी चीज एंगल में दिया होगा तब, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंगल जो है बहुत सारी चीज हो सकती है, आपको दिया हुआ रहेगा कि cos जो है, जो cos थीटा है उसका एंगल दिया रहेगा। तो लेट सपोज अगर cos हमारा 0 है, थीटा के जगह पे 0 ले लिया, तो cos 0 जो होता है उसका वैल्यू होता है 1, तो हमारा W FS cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो हमारा W का वैल्यू हो जाएगा FS मल्टीप्लाई बाय 1, W का वैल्यू आ गया FS। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे क्या बता रहा हूं कि अगर हमारा cos थीटा, थीटा का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है, तो थीटा कभी आपको 0 दिया रहेगा, कभी थीटा 90 दिया रहेगा, कभी थीटा आपको 180 दिया रहेगा। तो जब भी थीटा 0 होता है तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, थीटा 90 रहेगा तो cos 90 का 0 हो जाए, वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ FS मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, यानी कि वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। और वही चीज जब थीटा हमारा 180 दिया रहता है, तो हमारा cos 180 का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो इसके जगह पे -1 आ जाएगा, FS मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारा आंसर आएगा W इज इक्वल टू -FS, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें भी 3 तरीके होते हैं, दैट इज पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 वर्क डन, तो वो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था ये, ठीक है, बहुत सिंपल था ये वाला चीज। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहां पे, ठीक है। अभी आपने देख लिया वर्क क्या होता है, समझ में आ गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि वर्क डन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली वर्क डन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको आज मैं क्लियर करा के दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगेगा दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे मैं आपको लिखाऊंगा, दैट इज वर्क डन के टाइप। सबसे पहला होता है दोस्तों पॉजिटिव वर्क डन। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, एंगल के लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको जो थीटा का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है,
एक तरीके से आप बोल सकते हो जीरो दिया हुआ है, ठीक है, थीटा का वैल्यू जो है जीरो है। थीटा जीरो क्यों होगा? क्योंकि जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा सीधा रहेगा, यानी कि एक बॉल है ये सीधा सीधा चला गया यहां पे आ गया, तो सीधा सीधा रहेगा तो हमारा एंगल कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि प्लेन में जा रहा है ना, प्लेन यानी कि सीधा जा रहा है, तो सीधे में कोई भी एंगल होता है क्या? नहीं, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा जीरो रहेगा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा जीरो जब रहेगा तो कॉस थीटा यानी कि थीटा के जगह पे मैं लिखूंगा जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, यानी कि cos थीटा के जगह पे मैं 1 लिखूंगा, तो ये W इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू एफ एस रहेगा। तो जब W इज इक्वल टू एफ एस रहेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, या फिर पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्यों यहां पे हुआ, क्या डेफिनेशन बोलेंगे पॉजिटिव वर्क का? कि कभी भी जब हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि अगर फोर्स में इस तरफ से लगा रहा हूं, देखो डायग्राम समझने की कोशिश करो, फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूं, फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी उसी तरफ हो रहा है, यानी कि फोर्स अगर सीधा लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वही चीज अगर यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और फोर्स में इधर लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहीं और हो रहा है या फिर ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि एक टेबल का एग्जांपल देके बताता हूं। लेट सपोज ये टेबल है मेरा, ठीक है, ये टेबल है, यहां पे एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास में एक पत्थर डाला हुआ है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ब्लॉक करने के लिए, और ये ग्लास को मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है, पुल्ली से, ठीक है ना, और इसको खींच रहा हूं यानी कि कुछ वेट लटका दिया, तो ये जब खींचेगा तो ये ग्लास जो है यहां पे आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की वजह से यहीं पे रुक जाएगा, आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन तो इस तरफ है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट जो है उस तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो यहां पे सेम नहीं है, तो वो केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका निगेटिव वर्क डन, ठीक है। और निगेटिव वर्क डन में क्या होगा? हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस एफ एस, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस रहेगा, ठीक है। और इसमें थीटा आपका क्या रहता है? नॉर्मली 180 डिग्री होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीरो एक्सेलरेशन कब रहेगा, जीरो वर्क डन कब रहेगा? जब हमारा, समझ लो ये ऑब्जेक्ट यहां से हटा देता हूं, अब ये सेम चीज है, अब यहां से भी एक पुली लगा दिया और यहां पे इसको रस्सी से मैं खींच रहा हूं, तो दोनों तरफ से उतना ही फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ना ग्लास इधर जाएगा ना ग्लास इधर जाएगा, वो एक जगह पे रुकेगा, तो वर्क डन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो कितना भी आप फोर्स लगा लो, अगर दोनों ही तरफ से जो मेरा फोर्स है, जैसे आप टग ऑफ वॉर खेलते हो, अब सामने भी दो इंसान है, उतने ही तगड़े हैं, सामने इधर दो इंसान है और रस्सी खींच रहे, वो उधर से भी खींच रहा है, मैं इधर से भी खींच रहा हूं, तो ना रस्सी उधर जाएगा ना रस्सी इधर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उधर पे ही रुक जाएगा, तो कोई भी काम हुआ कि नहीं होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में W विल बी इक्वल टू जीरो, ये चीज याद रखना। क्लियर दोस्तों? तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से एंड इजीली समझ में आ गया रहेगा। कितना भी कोई भी एग्जांपल यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताया है, और इसके अलावा और भी दो चीजें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जो कि है इसका यूनिट्स। तो इसके यूनिट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो यूनिट्स एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका एसआई यूनिट बताओ। तो वर्क डन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्क डन का आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों? एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ऑलरेडी आपने बहुत बार ये पढ़ा हुआ भी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। तो अगर हम बात करें वर्क का यूनिट के बारे में, ठीक है ना, यूनिट के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा यहां पे, आप ध्यान से देखिएगा। तो यूनिट जो होता है वर्क डन का, जैसे हमने फॉर्मूला देखा कि वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला से ही हमारा यूनिट बनता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट, लेकिन न्यूटन मीटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल, और इसको हम लोग J से लिख सकते हैं। तो यानी कि जो मेरा SI यूनिट जो हो जाएगा किसका? वर्क डन का, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर, या फिर डायरेक्टली आप जूल भी लिखोगे, J लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब वही CGS की बात करूं, CGS जो यूनिट होता है, ठीक है ना, SI यूनिट तो हमने देख लिया, लेकिन CGS यूनिट की बात करूंगा तो उसको हम लोग लिखते हैं अर्ग से, ERG, अर्ग बोलते हैं CGS यूनिट में। और अर्ग का मीनिंग ये होता है, अर्ग का ये मीनिंग होता है दोस्तों, अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। 1 अर्ग का मीनिंग होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब डाइन मतलब क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं। तो डाइन इज नथिंग बट, अगर मैं बात करूं इसको जूल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक जूल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। और 1 न्यूटन में कितने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो 1 न्यूटन में अगर मैं बात करूं तो वो होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ और 10⁵2 कितना हो जाएंगे? 10⁵7
यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्ग। ये चीज आपको रिलेशन याद रखना है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है, इतना चांसेस नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी मैंने कैजुअली बता दिया यहाँ पे सो दैट आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही आसानी समझ गया। तो आज बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया, इसको एक थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कौन से टाइप के वर्क्स होते हैं, यह आपने देख लिया। एंड साथ ही में देखा कि वर्क जो है उसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दूसरा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला देख लिया। एंड इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये 3 टाइप के वर्क डन होते हैं, और साथ ही में हमने देख लिया कि उसके यूनिट्स क्या होते हैं। अब इतना सारा चीज देख लिया, लास्ट में यहां पे फाइनली एक बताना चाहूंगा दोस्तों, न्यूमेरिकल्स जो कि हम लोग को सॉल्व करना है आज के दिन, कि 2 फॉर्मूला हमने सीखे, ठीक है ना, वर्क का हमने, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि वर्क में पूरा कंप्लीट कर लूं ताकि अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्क है काफी सिंपल है, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ के लोगे कि थोड़ा आज हम लोग फास्ट करा रहे हैं आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है, लेकिन दोस्तों कंसेप्चुअल नॉलेज मेरा काम है दोस्तों देने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। 2 न्यूमेरिकल्स यहां पे है दोस्तों, मैं कराना चाहता हूं। दोनों बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव न्यूमेरिकल्स है। अगर आपने ये चीज समझ लिया दोस्तों, ये उतना ही ज्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछते भी है, तो ये देखना एंड इसको समझना ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा, हमें पूछा है आपको वर्क डन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन आपको निकालना है, यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 चीज दिया हुआ है यहां पे, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमें दिया हुआ है 20 किलो, 20 किलो का मास दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 किलो है, हमें वर्क डन निकालना है। और उसका हाइट जो दिया हुआ है, यानी कि कितने हाइट तक है इसका, 10 मीटर है, ठीक है ना, 10 मीटर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है 20 किलो का, समझ लो 20 किलो का एक सामान है, समझ लो ये सामान है 20 किलो का, उसको मुझे 10 मीटर के हाइट तक उठाना है। अब उसको मैं 10 मीटर के हाइट तक उठाऊंगा, तो हमें पूछा है कितना ताकत लगाना पड़ेगा, कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। कैसे करोगे, फॉर्मूला पता ही हम लोग को, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला पता है हम लोग को। लेकिन ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है, तो इसमें मेरे पास फोर्स है क्या, देखो फोर्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ क्या, यस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हाइट मतलब कितना हाइट तक उठाना है, 10 मीटर, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, क्योंकि पहले वो जमीन पे था, अब आपको उसको 10 मीटर के हाइट तक उठाना, यानी कि वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हाइट इज नथिंग बट एस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर आपका, ठीक है। अब एक ही चीज दिया, दूसरा एफ पता नहीं है, तो मैं निकालूंगा, इसको मैं मान लेता हूं 1, क्योंकि एक चीज पता नहीं है तो दूसरा नहीं निकलेगा। तो मैं सबसे पहले फोर्स निकालूंगा। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों, फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू ग्रेविटी, mg। बचपन में मतलब आप 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब मास आपको दिया हुआ है 20 किलो का, ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। तो 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर्स का आपको वैल्यू मिला, जो कि है 196 न्यूटन। फोर्स का आपको क्या वैल्यू मिला दोस्तों, 196 न्यूटन आपको एक वैल्यू मिला है। लेकिन वो वैल्यू आपको क्या रहेगा, यहां पे निगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा निगेटिव, क्योंकि आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया है, तो यहां पे -9.8 आपको लेना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आप अगेंस्ट द ग्रेविटी के विरुद्ध में काम कर रहे हो, अपोजिट काम कर रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगा कि फोर्स का वैल्यू आ गया -196। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स का वैल्यू -196 न्यूटन मिल गया। अब फोर्स मिल गया तो उठा के डाल देता हूं पहले वाले में। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस है, एफ का वैल्यू मिल गया यहां पे -196, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया -1960। और वर्क का यूनिट होता है, अभी देखा हमने जूल, तो ये आ गया आंसर। लेकिन एक चीज करेक्शन करना क्या है इसमें, कि W इज इक्वल टू आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, 1960 जूल लिखना है, क्योंकि हमेशा याद रखना वर्क डन कभी भी निगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये केस में हम लोग को वर्क डन जो है आपको निगेटिव रहने देना है। अगर हम लोग पॉजिटिव करके लिखेंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू निगेटिव। लेकिन यहां पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1960 लिखा, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं, दोनों केस ही बताता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। तो आपको ये जो आंसर है आपका फाइनली निगेटिव वाला, अगर आपको उसको ही रहने देना है तो आप बोलोगे कि हमारा यहां पे जो वर्क डन आया वो निगेटिव आया, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वर्क डन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हियर द वर्क डन इज निगेटिव वर्क डन, जिसका वैल्यू है -1960 जूल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था। एक और फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब उसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम लोग न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व कर लेते हैं। सेम चीज यहां पे दिया हुआ है, लेकिन जो फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें दिया है 100 न्यूटन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। और एंगल दिया हुआ है, यानी कि थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 60 डिग्री ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि इसके ऊपर जो वर्क लग रहा है वो 400 जूल का वर्क ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में देके रखा है कि वर्क जो है वो 400 जूल का लगने वाला है, ठीक है। कॉस थीटा
कितना हो जाएगा 60 है, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये चीज वैल्यू दिया होता है, ठीक है। सॉरी, √3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है, माई मिस्टेक, सॉरी, हो जाता है कभी कभी गलती फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखिएगा। cos 60 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो कंफ्यूजन हो गया मुझे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये याद रखना, ये आपको दिया भी रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ये इतने सारे चीजें दी हैं। अब वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, अब निकालना क्या है पहली बात तो वो भी देख लो। निकालना ये है, ऑब्जेक्ट में बोला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस का वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको इतने सारे गिवन दिया है, फॉर्मूला तो एक ही है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, दिया हुआ है ना आपको फॉर्मूला, याद है आपको। वर्क का वैल्यू इस बार दिया हुआ है जो कि है 400, यानी कि वर्क की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 400 लिखूंगा, इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एस, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा है यानी कि कॉस थीटा पूरा 1/2 दिया हुआ है तो लिख दिया उसकी जगह पे 1/2, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एस का वैल्यू चाहिए, तो मुझे 100 और 2 जो 1/2 है यहां पे नहीं चाहिए, उसको मैं उधर भेज दूंगा, तो ये 100 400 के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, सॉरी 100 आ गया, और ये जो 2 था दोस्तों, ये जो 2 है वो क्या करेगा, उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एस, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट 8। तो आपका जो आंसर आ रहा है एस का वो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि 8 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 8 मीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल इसको कैलकुलेट करना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से यहां पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोग को कि व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क इन बोथ द केसेस। नॉर्मल हॉरिजेंटल रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एंगल दिया रहेगा जब भी आपको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ रहेगा तो आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा और उसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उससे आप जो भी चीज पूछा रहेगा वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे थक भी गया हो, बहुत ज्यादा पसीना भी हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यू, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेन कंटेंट यहां पे मेरी शक्ल देखना नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ना है, तो वो मैं जो डिलीवर कर रहा हूं, जो यहां पे मैं लिखा रहा हूं, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज कंसीडर करोगे एंड बाकी चीजों को इग्नोर कर दोगे दोस्तों प्लीज। एंड दोस्तों आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि आज हमारा वर्क का जो पूरा टॉपिक है मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो फाइनली हमारा वर्क जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है वर्क, ये होता है कंप्लीट, जिसमें ऑलरेडी देख लिया वर्क एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस, न्यूमेरिकल्स भी देख लिया एंड साथ ही में कुछ फॉर्मूलेस वगैरह सब चीज देखने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नया लेक्चर वीडियो लेके, लेक्चर नंबर 2 में, और इसके आगे का जो पार्ट है एनर्जी का और इसके आगे के जो भी पार्ट है वो हम लोग खत्म कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो एंड ये जो चैप्टर आपके लिए हमने रिक्वेस्ट पे आपके स्टार्ट किया दोस्तों, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर दो। बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए, तो प्लीज शेयर करो। नीड वाले जो पीपल है, जो लोग चाहते हैं कि वो पढ़े दोस्तों, उन तक पहुंचाइए वीडियो को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।